Welcome everybody to this new lecture of our book, paper number first, Mechanics. Today we will discuss yet another topic of our syllabus. This topic is system of variable mass or motion of a rocket. Motion of a rocket, motion of rockets, जो भी आप बोलना चाहें. एक्चुअली इस टॉपिक का जो इंट्रोडक्शन है सिलेबस में वो आप इस तरह से समझ सकते हैं जैसे अभी अभी आप स्टडी करके आए हैं मोमेंटम के बारे में, चाहे वो लीनियर मोमेंटम हो या फिर वो कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम हो, दोनों के ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन आप पढ़ के आए हैं. दैट इज हम कह सकते हैं कि जो हमने रिसेंट टॉपिक स्टडी किया है वो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. तो एक्चुअली आइदर लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम, तो एक्चुअली जो मोशन ऑफ रॉकेट्स है उसका जो प्रिंसिपल है वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे डिपेंडेड है. और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का आप उसे एक एप्लीकेशन की तरह देख सकते हैं. तो ये टॉपिक जो सिलेबस में इंक्लूड किया गया है इसके दो कारण हैं. एक तो ये कि एक ऐसा सिस्टम है, सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास है. सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास का मतलब ये है कि रॉकेट, हालांकि पहले जो इनिशियल जो रॉकेट फॉर्मुलेशन हुए, जो कंस्ट्रक्ट हुए, जो मैन्युफैक्चर्ड हुए, वो जो रॉकेट थे वो सिंगल स्टेज रॉकेट थे. क्योंकि सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास का मतलब ये है कि जैसे ही रॉकेट ऊपर जाता है उसके अलग अलग, आजकल जो रॉकेट यूज हो रहे हैं वो मल्टी स्टेज रॉकेट यूज हो रहे हैं. एक स्टेज का काम पूरा होता है, वो रॉकेट से डिटैच हो जाती है और फिर रॉकेट को एक एक्स्ट्रा एक्सीलरेशन मिल जाता है, उसका वेट, उसका जो मास है वो कम हो जाता है. तो इस तरह से मल्टी स्टेज रॉकेट आजकल यूज हो रहे हैं. उसके बारे में हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे कि कैसे एक ऐसा सिस्टम है, वेरिएबल मास का सिस्टम है, कि जैसे जैसे वो हाइट पे ऊपर की तरफ जाता है तो उसका जो मास है उससे डिटैच होता रहता है. जिसका टोटल मास की अगर हम बात करें तो वो कम होता रहता है. और मोशन ऑफ रॉकेट चूंकि वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर, तो इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हैं कि ये जो टॉपिक है वो एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है. एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. जैसे जैसे हम इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे आप ये देखेंगे कि यहाँ बहुत सारी नई नॉलेज आपको मिलेगी. रॉकेट का क्या प्रिंसिपल है, रॉकेट होता क्या है, कौन सी थ्योरी पे वर्क करता है, वगैरह वगैरह. इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, थ्रस्ट क्या होता है रॉकेट पे. तो इन सारे पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में. सो नाउ स्टार्ट दिस. So, what is first is what is rocket? Rocket यूज क्यों किया जाता है, रॉकेट का काम क्या है. एक्चुअली जो सैटेलाइट्स हैं, जो मैन्युफैक्चर्ड सैटेलाइट है या मानव निर्मित जो उपग्रह हैं, उनको पृथ्वी या फिर किसी अन्य ग्रह की कक्षा में स्थापित करने के लिए, उसकी ऑर्बिट में एंटर कराने के लिए हमें एक रॉकेट की जरूरत होती है. उस सैटेलाइट को ले जाने के लिए, यानी आप सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि सैटेलाइट का ये वाहन है, व्हीकल ऑफ सैटेलाइट आप इसे कह सकते हैं. व्हीकल को अपनी ऑर्बिट तक ले जाने का जो काम करता है, जहां उस सैटेलाइट को जाकर कुछ वर्क करना है, जो पहले ही डिजायर्ड वर्क है, उस वर्क को करने के लिए हमें रॉकेट की जरूरत होती है. इसलिए रॉकेट को बनाया गया. व्हीकल ऑफ सैटेलाइट आप इसे मोस्ट जनरल कंडीशन में कह सकते हैं. तो व्हाट इज अ रॉकेट? रॉकेट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू टेक ए सैटेलाइट एट द डिजायर्ड हाइट. किसी भी सैटेलाइट को डिजायर्ड हाइट पे, जितनी हाइट जरूरी है वहां तक ले जाने के लिए रॉकेट को यूज किया जाता है. उस डिवाइस को जो ये काम करता है उसे हम रॉकेट कहते हैं. एज वेल एज टू प्लेस इट इनटू एन ऑर्बिट, और साथ ही साथ वहां तक ले जाना और उस सैटेलाइट को
किसी पर्टिकुलर डिसाइडेड ऑर्बिट में स्थापित करना, एंटर करना, प्लेस करना, वो भी काम क्या करता है? रॉकेट करता है। तो एक्चुअली जो सैटेलाइट का काम है वो किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन, वो रिलेटेड टू क्लाइमेट हो सकती है, रिलेटेड टू किसी भी तरह की अन्य जितने भी प्रकार के सैटेलाइट होते हैं, जैसे कि कुछ सैटेलाइट होते हैं जो जासूसी करने के काम आते हैं, कुछ सैटेलाइट होते हैं जो ज्योग्राफिकल कंडीशन के ऊपर वर्क करते हैं, कुछ सैटेलाइट है मौसम की जानकारी देते हैं। तो जिस टास्क के लिए भी वो सैटेलाइट बनाया गया है उसको वहां तक ले जाने का जिम्मा रॉकेट पे है। और रॉकेट एक ऐसा सिस्टम है जो वेरिएबल मास का सिस्टम है इसके ऊपर। तो रॉकेट एक ऐसी डिवाइस है जो यूज की जाती है टू टेक द सैटेलाइट एट डिजायर्ड हाइट एज वेल एज टू प्लेस इट इनटू एन ऑर्बिट। ऑर्बिट में स्थापित करने के लिए उसको जरूरी एक ऐसी डिवाइस है। प्रिंसिपल क्या है? किस प्रिंसिपल के ऊपर रॉकेट वर्क करता है? मैंने आपको बताया कि ये जो रॉकेट का जो प्रिंसिपल है या रॉकेट जो एप्लीकेशन है वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे वर्क करता है। कैसे वर्क करता है ये हमें बताएगा प्रिंसिपल। देखिए, रॉकेट प्रोपल्सन एक ऐसा फोर्स है, आप इसे प्रोपल्सन को जब आप पढ़ेंगे तो आप इसको रोटेटरी फोर्स आप इसको याद रख सकते हैं। रॉकेट प्रोपल्सन का मतलब है एक रोटेटरी फोर्स जो रोटेशन कराने के लिए किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में किसी सैटेलाइट को जरूरी है, उस फोर्स को आप प्रोपल्सन कह सकते हैं, रॉकेट का प्रोपल्सन फोर्स कह सकते हैं। यानी प्रोपल्सन एक ऐसा फोर्स है, आप इसे रोटेटरी फोर्स के नाम से याद रख सकते हैं। रॉकेट प्रोपल्सन इज बेस्ड on the principle of conservation of momentum. A rocket carries both the fuel like liquid hydrogen and liquid paraffin. रॉकेट के पास फ्यूल होता है किस फॉर्म में? लिक्विड हाइड्रोजन की फॉर्म में होता है या तो फिर लिक्विड पैराफिन के फॉर्म में होता है, और एक सुटेबल ऑक्सीडाइजर होता है। एक सुटेबल ऑक्सीडाइजर होता है। किस तरह का हो सकता है ये ऑक्सीडाइजर? ऑक्सीजन की फॉर्म में हो सकता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड हो सकता है, या तो फिर नाइट्रिक एसिड हो सकता है। यानी रॉकेट अपने साथ फ्यूल को कैरी करता है, और किस तरह का फ्यूल उसे चाहिए? लिक्विड हाइड्रोजन चाहिए या तो फिर लिक्विड पैराफिन चाहिए, और एक ऑक्सीडाइजर चाहिए जो ऑक्सीडाइज करे इस फ्यूल को। और वो ऑक्सीडाइजर हो सकता है ऑक्सीजन हो सकती है, वो एक हाइड्रोजन परऑक्साइड हो सकता है, या तो फिर वो नाइट्रिक एसिड हो सकता है। विद बर्न इन कंबशन चैम्बर विद द रॉकेट। ये जो फ्यूल है वो ऑक्सीडाइज होता है इस ऑक्सीजन, क्योंकि देखिए फ्यूल जब भी बर्न होगा तो उसको किसी ना किसी ऑक्सीडाइजर की जरूरत होती है। तो वो ऑक्सीडाइजर या तो ऑक्सीजन हो सकता है, या हाइड्रोजन परऑक्साइड हो सकता है, या नाइट्रिक एसिड हो सकता है, जो रॉकेट के कंबशन चैम्बर में बर्न आउट होते हैं। ये फ्यूल कहाँ बर्न आउट होता है? कंबशन चैम्बर में बर्न आउट होता है रॉकेट के। The large quantity of heat of combustion produce greatly raised pressure. जब भी ये फ्यूल बर्न आउट होता है कंबशन चैम्बर में, तो वहां से बहुत बड़ी मात्रा में एक प्रेशर रिलीज होता है इनसाइड द चैम्बर, रिजल्टिंग द ब्रंट अप गैसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, स्टीम एंड एक्सेट्रा। जैसे ही कंबशन चैम्बर में फ्यूल ब्रंट आउट होना शुरू होता है तो वहां बहुत बड़ी मात्रा में इनसाइड द चैम्बर प्रेशर बन जाता है, और प्रेशर के साथ कुछ गैसेस जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर स्टीम एज एक्स्ट्रा वहां से रशिंग आउट बाहर निकलती हैं थ्रू एन ओरिफिस के थ्रू बाहर निकलती है एट द बैक और ट्रेल एंड ऑफ द रॉकेट। जो टेल एंड होती है रॉकेट की, वहां से वो फ्यूल और वो गैसेस बाहर निकलती हैं। इन कॉन्सिक्वेंसेस द रॉकेट इज प्रोपेल्ड फॉरवर्ड, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। प्रेशर बना, प्रेशर से वो जो गैस है, वो जो स्टीम है, वो वहां से
रॉकेट के टेल एंड से बाहर आई तो अपोजिट डायरेक्शन में न्यूटन के थर्ड एक्शन ऑफ रिएक्शन लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन की वजह से जो पीछे की तरफ से जो स्टीम और वो गैसेस रॉकेट के टेल एंड से बाहर हुई, मान लीजिए ये कोई रॉकेट है, इस रॉकेट के टेल एंड ये है, तो यहाँ से वो गैसेस जब पास होंगी, जब यहाँ से बाहर निकलेंगी, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा, तो जाहिर सी बात है रॉकेट पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की तरफ एक फोर्स लगेगा। दिस इज द लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, वी आर ऑल वेल नोन अबाउट इट। तो इस रॉकेट के फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा और यही फोर्स रेस्पॉन्सिबल होगा फॉर द मोशन ऑफ रॉकेट। दिस इज बिकॉज द मोमेंटम लॉस्ट बाय द जेट ऑफ फ्यूल gases must equal to the momentum gained by the rocket। जहां जो जेट से बाहर निकली है, जो हम टेल एंड कह रहे हैं, वहां से जो मोमेंटम लॉस किया रॉकेट ने, वही मोमेंटम गेन करेगा रॉकेट, बिकॉज द रॉकेट इज वर्किंग ऑफ रॉकेट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कुछ इस तरह का काम करता है रॉकेट। यानी रॉकेट एक ऐसी डिवाइस है जो सैटेलाइट को एक डिजायर्ड हार्ट तक पहुंचाने के बाद उसे किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में प्लेस करता है। प्रिंसिपल इसका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर डिपेंड करता है, या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर बेस है। एक रॉकेट में फ्यूल होता है, और फ्यूल किस फॉर्म में होता है? लिक्विड हाइड्रोजन की फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड पैराफिन की फॉर्म में होता है, और एक सुटेबल ऑक्सीडाइजर चाहिए, क्योंकि फ्यूल को बर्न आउट करने के लिए ऑक्सीडाइजर की जरूरत होती है। तो वो ऑक्सीजन हो सकता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हो सकता है, नाइट्रिक एसिड हो सकता है। ये जो फ्यूल है ये बर्न आउट होता है कंबसन चैम्बर में, तो कंबसन चैम्बर में प्रेशर बनना शुरू हो जाता है, और प्रेशर के साथ साथ वहाँ बहुत बड़ी मात्रा में कुछ गैसेज जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और स्टीम एज एक्स्ट्रा वहाँ इकट्ठा हो जाती है। ये जो प्रेशर है ये सैटेलाइट के ये रॉकेट के टेल एंड से बाहर की तरफ निकलता है, जिससे रॉकेट को आगे की फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स प्रोपेल्ड करता है। उस फोर्स के कारण ही रॉकेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ पाता है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉस्ट बाय द मोमेंटम, रॉकेट की टेल ने जो मोमेंटम को लॉस किया उतना ही मोमेंटम गेन करेगा आगे की डायरेक्शन में रॉकेट। तो इस प्रिंसिपल के ऊपर बेस है द फॉर्मेशन और द वर्किंग ऑफ अ रॉकेट। ओके, सिंगल स्टेज एंड मल्टी स्टेज रॉकेट की बात कर लेते हैं। सिंगल स्टेज और मल्टी स्टेज रॉकेट क्या होते हैं? तो सिंगल स्टेज एक स्टेज का रॉकेट, और मल्टी स्टेज जिसमें बहुत सारी स्टेज हो। आजकल जो रॉकेट यूज हो रहे हैं वो मल्टी स्टेज रॉकेट यूज हो रहे हैं। एक स्टेज नहीं, बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, वो अलग अलग टाइम पे बर्न आउट होती चली जाती हैं, उससे रॉकेट से डिटैच होती चली जाती हैं। हर बार जब भी कोई स्टेज रॉकेट से बर्न आउट होकर अलग होती है, उसको एक एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराती है, और रॉकेट को नई वेलोसिटी, नई एक्सेलरेशन के साथ वो आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है। तो इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। व्हाट इज सिंगल स्टेज एंड मल्टी स्टेज रॉकेट? इन ऑर्डर टू एस्केप द रॉकेट फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, ये आप जानते होंगे 12th लेवल पे आपने कहा कि किसी भी रॉकेट को अगर अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर आपको लेके जाना है तो एक वेलोसिटी की जरूरत होती है, जो होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ये बहुत बड़ी स्पीड है। 11.2 यानी एक सेकंड में आप 11.2 किलोमीटर पहुंच जाएं, एक सेकंड। इतनी स्पीड चाहिए होती है किसी भी सैटेलाइट को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाने के लिए, और 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड चाहिए होती है उस पर्टिकुलर सैटेलाइट को अर्थ की ऑर्बिट में प्लेस करने के लिए।
तो जब किसी रॉकेट को इतनी बड़ी वेलोसिटी मिलेगी तभी वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर पाएगा, नहीं तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार नहीं कर पाएगा। और जो हमारा पर्पज है टू प्लेस अ सैटेलाइट इनटू द ऑर्बिट ऑफ अर्थ, वो हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे उस टास्क में। सो इन ऑर्डर टू एस्केप द rocket from the Earth's gravitational field, it must attain an escape velocity 11.2 km per second, 11.2 km per second, और orbiting velocity 8 km per second। कम से कम कितनी orbiting velocity चाहिए? 8 km per second to able the orbit around the Earth close to its surface. To achieve this, the mass ratio m naught by m must be 270 or slightly more। अब ये क्या है? m naught by m क्या है? यानी ये कंडीशन अगर आपको अचीव करनी है, या तो फिर ये कंडीशन आपको अचीव करनी है, यानी जो एस्केप वेलोसिटी हो रॉकेट की वो कम से कम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड हो, या जो फिर ऑर्बिटिंग वेलोसिटी हो सैटेलाइट की वो 8 किलोमीटर पर सेकंड हो। इसको अचीव करने के लिए जो मास रेशो है जिसको हम कह रहे हैं m नॉट बाई m, वो कितना होना चाहिए? 270, कम से कम 270, या फिर इससे ज्यादा भी हो सकता है। अब ये समझ लेते हैं कि m नॉट बाई m क्या है। हियर m नॉट इज Here m naught is the initial mass of the rocket and m that after time t। यानी जो m naught है वो इनिशियल मास है रॉकेट का विद फ्यूल, और जो m है वो कुछ समय बाद का मास है, तो जो m naught by m का रेशो है जिसको हम 270 कह रहे हैं, या फिर कम से कम वो एक डेडलाइन है 270, इससे ज्यादा वो हो तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि जो सैटेलाइट है उसको जब भी वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में रहता है तब तक उसे एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है, क्योंकि ये जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, वो कभी नहीं चाहेगी कि कोई भी ऑब्जेक्ट उसके ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाए। वो हमेशा हर ऑब्जेक्ट का अपोज करती है टू एस्केप इट्स ग्रेविटेशनल फील्ड। लेकिन अगर हमें ये करना है, अगर हमें किसी भी सैटेलाइट को बाय द हेल्प ऑफ रॉकेट बाहर लेके जाना है, तो रॉकेट को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड चाहिए होगी, पहली कंडीशन। और उसकी जो ऑर्बिटिंग, जब वो एस्केप कर जाएगा फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ, तो उसके बाद कम से कम 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड चाहिए होगी फॉर द ऑर्बिटिंग द अर्थ सरफेस, 8 किलोमीटर पर सेकंड। इसके साथ ही जो मास रेशो की हम बात कर रहे हैं, मास रेशो m नॉट बाई m, वो हमेशा 270, और बार बार हम ये कह रहे हैं कम से कम 270, या फिर 270 से वो ज्यादा भी हो सकता है। कम से कम 270 हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में होता है तो बहुत सारे फ्रिक्शन उस रॉकेट के ऊपर चलते हैं, जैसे एयर का फ्रिक्शन है वो लगता है, बहुत सारे एक्सटर्नल फोर्सेस हो सकते हैं जो उस पर वर्क करेंगे। तो जो मास रेशो है इसका मिनिमम लेवल है, मिनिमम वैल्यू है 270। m नॉट बाई m की जो मिनिमम वैल्यू है वो 270 है। ये हो सकता है या ये ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा कि ये जो मास रेशो है जिसको m नॉट बाई m कह रहे हैं ये 270 से ज्यादा हो, ज्यादा बेहतर रहेगा। इन आइदर cases the rocket has to encounter and overcome the resistance of air. This means that a little more than 270 kg of fuel will be consumed for every 1 kg loss of mass of rocket in terms of burnt fuel. यानी जब भी रॉकेट का मास 1 किलो कम होगा, किसकी फॉर्म में? अब रॉकेट का मास किस लिए कम होगा? क्योंकि मान लीजिए वो जब रॉकेट ने एस्केप करना शुरू किया तो उसका वजन जो था, उसका जो
उसका जो मास था, वो उसका जो द्रव्यमान था वो 1000 kg था। अब m0/n चाहिए आपको 270, कम से कम 270 चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी रॉकेट का मास 1 किलो कम होगा, और किस फॉर्म में कम होगा? अब रॉकेट का मास किस फॉर्म में कम हो रहा है? जो फ्यूल वो कैरी करके जा रहा है, यानी 1 केजी फ्यूल के बर्न आउट होने से, दिस मीन्स दैट a little more than 270 kg of fuel will be consumed for every 1 kg loss of mass of rocket. जब भी 1 kg लॉस होगा रॉकेट का मास, तो उसे कम से कम 270 kg फ्यूल को कंज्यूम करना पड़ेगा। 270 kg फ्यूल को कंज्यूम करना पड़ेगा फॉर द लॉस ऑफ 1 kg ऑफ मास ऑफ रॉकेट इन टर्म्स ऑफ बर्न फ्यूल। Okay, even today no single stage rocket is capable of such a performance. आज के टाइम में इस तरह की अगर परफॉर्मेंस आपको चाहिए तो कोई भी सिंगल स्टेज रॉकेट इस काम को नहीं कर सकता है। अगर ये काम आपको करवाना है तो एक मल्टी स्टेज रॉकेट को यूज करना पड़ेगा। और वो मल्टी स्टेज रॉकेट क्या होते हैं? Even today no single stage rocket is capable of such a performance. Therefore we have to use multi stage, that is 2 stage, 3 stage or even more stage rocket to achieve the desired requirement. तो अगर इस रिक्वायरमेंट को आपको करना है तो आपको एक मल्टी स्टेज रॉकेट को यूज करना पड़ेगा। इसीलिए जो सिंगल स्टेज रॉकेट के यूज हैं वो अब बंद हो गए हैं, और मोस्टली हम अपने टास्क के लिए मल्टी स्टेज रॉकेट का ही यूज करते हैं। अब किस तरह से ये मल्टी स्टेज रॉकेट काम करते हैं उसके ऊपर वर्क कर लेते हैं। इन मल्टी स्टेज रॉकेट व्हेन द फर्स्ट स्टेज इग्नाइटेड, जब भी फर्स्ट स्टेज अपना वर्क करना शुरू करता है, जब भी वो स्केपिंग करना शुरू करता है, रॉकेट टेक्स द सैटेलाइट टू सम हाइट व्हेन द फ्यूल इज कंप्लीटली बर्नट आउट, जब पूरा तरह से फ्यूल बर्नट आउट हो जाता है, when the job of the first stage is over, तब जब फर्स्ट स्टेज की ओवर हो जाती है जॉब, यानी कि आपने सबसे पहले फर्स्ट स्टेज जो लगाई है रॉकेट में, सबसे पहले जो फ्यूल बर्नट आउट होगा वो फर्स्ट स्टेज का होगा, और पूरी तरह से फर्स्ट स्टेज का फ्यूल बर्नट आउट हो जाएगा, तब वो स्टेज फर्स्ट स्टेज डिटैच हो जाती है रॉकेट से, और फिर वो जो जॉब है वो अगली स्टेज करेगी जो कि सेकंड स्टेज है। अब सेकंड स्टेज का फ्यूल कंजप्ट होना शुरू हो जाता है, और जब सेकंड स्टेज का फ्यूल पूरी तरह से कंजप्ट हो जाता है और फिर से सैटेलाइट को एक नई हाइट मिलती है, तो ये जो जॉब है तो वो थर्ड स्टेज को जाती है। जो सेकंड स्टेज है वो रॉकेट से अलग होती चली जाती है। हर बार जब भी ऐसा होगा तो तो जो रॉकेट है उसे एक नया एक्सेलरेशन मिलेगा, मास कम होगा, एक्सेलरेशन ज्यादा चला जाएगा, मास इंटू एफ इक्वल टू एम ए। जब भी मास कम होगा तो एक्सेलरेशन का बढ़ना स्वाभाविक है। तो लगने वाला जो फोर्स है, जो फॉरवर्ड फोर्स जिसे हम कह सकते हैं, या प्रोपल्सन जिसे हम कह रहे हैं, वो फोर्स रॉकेट के ऊपर हर बार बढ़ेगा। Immediately, the second stage takes over the task of producing further acceleration. The second stage gets detached, and the third stage takes over the further job, and so on. और ये काम आगे तक चलता रहता है। तो पहली स्टेज बर्नट आउट हुई, वो रॉकेट से अलग हो गई, वो काम चला गया सेकंड स्टेज को, सेकंड स्टेज का फ्यूल पूरी तरह से बर्नट आउट हुआ, वो रॉकेट से डिटैच हो गई, अब जॉब चली गई है तीसरी स्टेज को, तीसरी स्टेज का फ्यूल पूरी तरह से बर्नट आउट हुआ, अब वो जॉब चली गई है थर्ड स्टेज को। इसी तरह से मल्टी स्टेज रॉकेट अपना वर्क करता रहता है। द वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट thus goes on increasing at each stage, and finally a horizontal thrust puts the satellite in an orbit around the earth and on reaching the desired height.
और फाइनली एक हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट सैटेलाइट को अर्थ की ऑर्बिट में प्लेस कर देता है जब वो एक डिजायर्ड हाइट पर चला जाता है। थ्योरी क्या है इसके पीछे, कैसे काम करता है, उसको देख लेते हैं। तो अभी तक जो हमने यहाँ नॉलेज एक्वायर की है वो ये है। पहला तो पॉइंट ये है कि रॉकेट क्या है। सेकंड पॉइंट ये है कि प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या है, किस सिद्धांत पे रॉकेट वर्क करता है। फिर तीसरा जो पॉइंट हमने यहाँ नॉलेज एक्वायर की वो सिंगल स्टेज और मल्टी स्टेज रॉकेट कैसे होते हैं, क्या काम है, कितनी कम से कम एस्केप वेलोसिटी चाहिए, कितनी ऑर्बिटिंग वेलोसिटी चाहिए, मास रेशो क्या होता है, ये सब बातें हमने पढ़ी। फिर मल्टी स्टेज रॉकेट क्या होता है, मल्टी स्टेज अगर रॉकेट है तो किस तरह वो वर्क करेगा, ये सब हमने पढ़ा। और फाइनली जब हम उस हाइट पर पहुंच गए हैं जो एक डिजायर्ड हाइट है, तो उस हाइट पर पहुंचने के बाद हमें अगर उस सैटेलाइट को अर्थ की ऑर्बिट में प्लेस करना है तो फिर एक हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट उस पे लगता है जो जिसके कारण वो सैटेलाइट फाइनली अर्थ के ऑर्बिट में प्लेस हो जाता है। थ्योरी आप स्टडी कर लेते हैं, इसके पीछे की थ्योरी क्या है। सो टू ड्राइव द रिलेशन फॉर द propulsion का मैंने मीनिंग बताया, एक रोटेटरी फोर्स है। लेट अस एज्यूम दैट m, कैपिटल M बी द मास ऑफ द रॉकेट। किस तरह का मास है, विद फ्यूल के साथ। जब वो पूरी तरह फ्यूल अप है तब उस रॉकेट का मास हमने मान लिया है कैपिटल M, एंड v, कैपिटल V बी इट्स वेलोसिटी एट एनी। In the inertial frame of reference, like Earth in this case, इस केस में जो अर्थ है, after time delta t, let the mass of the fuel ejected be delta m with an exhaust velocity ve with respect to moving rocket। कुछ समय बाद जो टाइम है डेल्टा टी, मान लीजिए जो फ्यूल इजेक्ट हो जाता है, बर्न आउट हो जाता है, उसका वैल्यू है डेल्टा एम, और जो एग्जॉस्ट वेलोसिटी इससे मिलती है वो है वीई वेक्टर। द वेलोसिटी ऑफ द इजेक्टेड गैस विद रेस्पेक्ट टू अर्थ इज गिवन बाय वी नॉट इक्वल टू वी प्लस वी। वी ये वो वेलोसिटी है जो इनिशियल वेलोसिटी है, और वी ई उस बर्न आउट फ्यूल के कारण जो एक नई वेलोसिटी उस सैटेलाइट को मिली है वो वीई वेलोसिटी है। तो टोटल जो वेलोसिटी है इजेक्टेड गैस की वो हो गई v प्लस वीई। नाउ एज मास डेल्टा m has been fired out of the rocket, डेल्टा m मास जैसे फायर्ड आउट होता है रॉकेट से, द मास ऑफ द रॉकेट डिक्रीज टू m माइनस डेल्टा m, क्योंकि फ्यूल जो बर्न आउट हुआ वो कितना हुआ डेल्टा m, टोटल मास जो था रॉकेट का वो m था। तो जो डिक्रीज हुआ इनटू द मास ऑफ रॉकेट इज m माइनस डेल्टा m आफ्टर द एग्जॉस्ट, एंड velocity increased by v plus delta v, where delta v is a small increase in the velocity। मास कम हुआ, वेलोसिटी ज्यादा, p इक्वल टू mv, मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम कंजर्व रखता है, सीधी सी बात, अगर मास कम हुआ है तो वेलोसिटी बढ़ेगी, डेफिनेटली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, इन द इनर्शियल फ्रेम ऑफ अर्थ, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द रॉकेट विद फ्यूल के साथ जो इनिशियल मोमेंटम है रॉकेट का वो कितना होगा, दैट इज गिवन बाय वेक्टर p1 एंड इज इक्वल्स टू मास ऑफ द रॉकेट इनटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट, m into v, capital M into capital V। This is the initial moment of the rocket, and the final moment of the rocket and exhaust gas is P2 m minus डेल्टा m। ये तब की कंडीशन है जब उसका डेल्टा m मास फ्यूल के फॉर्म में बर्न आउट हो चुका है। जो वेलोसिटी अब एक्वायर की, ये देखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फिर से लगा है, डिक्रीज इन द मास
into increase in the velocity, decrease in the mass, loss in the mass, increase in the velocity. So this is the final momentum given by vector P2. What is the change in momentum now? What is the change in momentum? The change in momentum is given by delta P, vector delta P is P2 minus P1. So subtract this equation from this one, that is vector P2 minus vector P1. So vector P2 is given by this equation, that is this equation, and minus vector P1 minus vector P1, that is mv. So if you multiplied it mathematically, these terms are very simple. M is multiplied by v, the result is mv. V is multiplied by minus delta m, result is delta mv vector. Then delta v is multiplied by m, result is m delta v vector. And finally delta v is multiplied by delta m, the result is minus delta m delta v vector. And similarly in this term, v is multiplied by delta m, result is v delta m, and v vector ve vector is multiplied by delta m, result is ve vector delta m. And finally the initial momentum, that is minus mv. So the same term mv is cancelled with mv, v delta m is cancelled with v delta m, and the rest of the term is the change in momentum of the rocket is delta p is equals to m delta v minus delta m delta v plus delta m into ve. Neglecting delta m delta v. Why neglecting? Because delta m is very small mass and delta v is very small velocity. So in these limits, as delta m tending to 0 and delta v is also tending to 0, so this term, the middle term, can be neglected. So the final expression in the change of momentum is given by delta p is equals to m delta v. This term is neglected, and last term delta m into v. Say this is equation number first. This is equation number first. Now dividing by delta t of above expression and taking the limits delta t tending to 0. अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट को आप डेल्टा टी से डिवाइड कीजिए और जो लिमिट है वो यूज कीजिए डेल्टा टी टेंडिंग टू 0. सो दिस expression is dividing by delta t. So the final term is delta p over delta t, and when you use the limit delta t tending to 0, this term is dp over dt. Next, m is same, and delta v over delta t. Delta v, this term is divided by this term delta t, and when you put the limits delta t tending to 0, this term will be dv by dt. Similarly, for VE and this time delta m over delta t, putting the limits delta t tending to 0, this gives you dm over dt, and this is the factor we have to talking about. Is we have considered delta m the mass of the ejected gas. इसलिए ये लिया गया है. वैसे तो हम वेलोसिटी का भी टाइम डेरिवेटिव ले सकते थे, लेकिन क्योंकि जो मास है वो कांस्टेंट मास नहीं है, मैंने इस टॉपिक का जो इनिशियल है वो ही है द सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास. हम एक ऐसे सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं जो इसका मास वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, इसीलिए इस मास का टाइम डेरिवेटिव लिया गया. नहीं तो मास का हम टाइम डेरिवेटिव कहीं नहीं लेते. जहां भी हम, क्योंकि हम मैक्सिमम केसेस में जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं तो हम ऐसे सिस्टम के साथ वर्क कर रहे होते हैं जहां जो हमारा मास है किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी रिजिड बॉडी का, सिस्टम ऑफ पार्टिकल का, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है. लेकिन अभी जो हम वर्क कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर वर्क कर रहे हैं जो सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास है. इसीलिए यहाँ
मास का टाइम डेरिवेटिव लिया गया है, क्योंकि मास जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, सिंगल स्टेज, डबल स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, मल्टी स्टेज. Okay, we have considered delta m, the mass of the ejected gas, as a positive quantity. Okay, but as the mass of the rocket decreases with time, the expression dm by dt is also an intrinsic negative quantity for the rocket system. हालांकि डेल्टा एम को हमने पॉजिटिव कंसीडर किया है, इस वाले ऊपर के डिनोमिनेटर की बात करें, लेकिन टाइम के रेस्पेक्ट में जो टोटल मास है रॉकेट का वो कम होता जा रहा है. तो जो टाइम डेरिवेटिव है मास का वो एक इंट्रिंसिक नेगेटिव क्वांटिटी, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में मास कम हो रहा है. जैसे जैसे रॉकेट टाइम के अकॉर्डिंग ऊपर की तरफ जाएगा, उसका मास, पहली स्टेज उससे डिटैच होगी, फिर दूसरी स्टेज उससे डिटैच होगी, फिर तीसरी स्टेज उससे डिटैच होगी, हर बार उसका मास कम हो रहा है. तो मास का जो टाइम डेरिवेटिव है एक्चुअली वो एक इंट्रिंसिक नेगेटिव क्वांटिटी है, इंट्रिंसिक नेगेटिव क्वांटिटी. तो अगर इस इक्वेशन का मैं मैग्नीट्यूड लिखना चाहूं तो वो किस तरह से होगा? लेट्स सी दिस. दिस इज इस इक्वेशन का अगर मैं टाइम डेरिवेटिव लिखना चाहूं तो वो कुछ इस तरह से होगा. टेकिंग मैग्नीट्यूड वी कैन गेट dp by dt is the same, mdv by dt is the same, and ve, this negative sign is coming because there is a decrease in the mass with respect to time. That's why this negative sign is coming here. Okay, according to Newton's second law of motion, as applied to the total system consisting of rocket and ejected gas, dp by dt can be equal to fe. न्यूटन सेकंड लॉ को हम अप्लाई करें, चेंज इन मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम गिव्स यू द फोर्स. सो दिस इक्वेशन वेयर Fe is the external force acting on the system. So dp by dt को अगर हम Fe लिखें तो Fe equals to mdv by dt, and this negative sign and this positive signs when incorporate with each other gives you the negative sign, the velocity, and dm by dt. The term which suggests the variation of mass with respect to time. Okay, इसमें थोड़ा सा मॉडिफाइड कर लेते हैं इस इक्वेशन को. जो mdv by dt का टर्म है उसको इधर लेके आ जाते हैं, और Fe को, इस वाले टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके गए, ये वाला टर्म हमारे पास राइट हैंड साइड में रीअरेंज किया. तो mdv by dt is equals to Fe plus this term ve dm by dt. So actually mdv by dt क्या है? mdv by dt, dv by dt, that is the time derivative of velocity. And what is the time derivative of velocity? Is the force. Time derivative of velocity is acceleration, and mass into acceleration is force. So actually this term mdv by dt gives you the net force acting on the rocket. ये वाला इक्वेशन आपको नेट फोर्स प्रोड्यूस करता है विच एक्टिंग ऑन द रॉकेट. अब आगे की तरफ बढ़ने से पहले हम ये फिर से रिकैप कर लेते हैं कि हमने अभी किया क्या है. हमने पढ़ा व्हाट इज रॉकेट, रॉकेट क्या है. सेकंड जो नॉलेज हमने एक्वायर किया वो हमने एक्वायर किया कि हमारे पास, हमने जो सेकंड नॉलेज यहाँ से एक्वायर किया वो एक्वायर किया कि व्हाट इज रॉकेट, प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट. हमने आपको बताया कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर ये वर्क करता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर पूरा प्रिंसिपल है. सेकंड आगे जो पॉइंट हमने यहाँ पुट किया वो थ्योरी थी, व्हाट इज सिंगल स्टेज एंड मल्टी स्टेज रॉकेट, किस तरह से काम करते हैं. और फाइनली हमने उस फोर्स के ऊपर वर्क किया जो नेट फोर्स वर्क करता है रॉकेट के ऊपर, एंड दैट इज गिवन बाय इक्वेशन नंबर 2. अब बात कर लेते हैं थ्रस्ट ऑन द रॉकेट. व्हाट इज द थ्रस्ट ऑन द रॉकेट. ओके,
if the rocket is moving in a region outside the influence of gravitational pull or earth of the earth, and there is no air resistance or any other external force acting on the rocket. अगर रॉकेट कहीं इस तरह के रीजन में मूव कर रहा है, इस तरह के रीजन में escape कर रहा है, which is outside the influence of gravitational pull of the earth, and there is no air resistance or any other external forces, then Fe, which is the external force acting on the system, and the system is rocket. So Fe is equals to 0. Hence the net force acting on the rocket is given by equation number 3rd, and which is equal to mdv by dt equals to ve dm by dt. Put F equal to 0 here into equation number 2, you can easily get mdv by dt equals to ve dm by dt. So this is the net force, and this force is only working on the rocket only and only if the rocket is in the region which is outside the influence of the gravitational pull of the earth or any type of resistance, say resistance of air or any external forces. There is no forces acting on the rocket. Okay, the quantity v dm by dt, that is this, the right hand side of equation number 3rd, the right hand side of equation number 3rd, this quantity is the reaction force exerted on the rocket by the exhaust of the gases and gives the thrust. So rocket thrust is equal to this quantity ve dm by dt. The right hand side of equation number 3rd gives you the value of the thrust working on the rocket. As both ve and dm by dt are intrinsic negative quantities, ve dm by dt is a positive quantity, that is thrust on the rocket is always in the upward direction, is always into the upward direction. Okay, ve भी नेगेटिव क्वांटिटी है, dm by dt भी नेगेटिव क्वांटिटी है, तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव, तो रॉकेट का जो थ्रस्ट हुआ है एक्चुअली वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, और पॉजिटिव क्वांटिटी के कारण ही ये जो थ्रस्ट है वो रॉकेट को अपवर्ड डायरेक्शन में पुल करता है. ओके, सो अब अगर कोई रॉकेट नियर द अर्थ है, so near the earth the upward thrust on the rocket is opposed by the external force of gravitation, that is mg. इस फोर्स के कारण जो अपवर्ड थ्रस्ट है वो अपोज होता है, that is the weight of the rocket. ये नीचे की तरफ वर्क करेगा, थ्रस्ट ऊपर की तरफ वर्क कर रहा है, तो जो और बाकी जितने इफेक्ट हैं वो हमने नेग्लेक्ट कर दे. और कौन से वो इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे फ्रिक्शन है, कुछ और तरह के जो इफेक्ट्स हैं वो हमने नेग्लेक्ट कर रखे हैं. तो इस तरह के इफेक्ट को नेग्लेक्ट करने के बाद ये कंडीशन जब की है जब नियर द अर्थ हो, कोई भी सैटेलाइट, कोई भी रॉकेट नियर द अर्थ सरफेस हो, इनटू द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ, तभी तो mg वर्क करेगा, नहीं तो mg कहां से आएगा, g कहां से आएगा. यानी ये रॉकेट की वो कंडीशन है जब वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है. अभी जो वर्क हम करके आए हैं वो कंडीशन थी जब कोई भी रॉकेट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर है. तो अगर कोई भी रॉकेट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के फील्ड में है तो उस पे उसका वेट जो mg है वो नीचे की तरफ वर्क करेगा, वेट ऑफ द रॉकेट, और वो जो अपवर्ड थ्रस्ट वहां वर्क कर रहा है जो हम अभी स्टडी करके आए हैं, दिस क्वांटिटी ve dm by dt दैट इज नोन एज द रॉकेट थ्रस्ट, वो अपोज करेगा रॉकेट थ्रस्ट को. दिस क्वांटिटी द वेट ऑफ द रॉकेट अपोजेस द thrust of the rocket mg. So Fe equals to mg, so m dv by dt ve dm by dt plus mg. Fe is replaced by mg.
is the negative quantity as g acts in the downward direction and has magnitude -g। क्योंकि रॉकेट जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, वेट वर्क कर रहा है नीचे के कारण, तो जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है वो ऊपर की तरफ है और जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ वर्क कर रहा है, इसीलिए ये जो वैल्यू है वो -g होगी। इन ऑर्डर टू हैव अ लार्ज थ्रस्ट, अगर आपको बहुत ज्यादा थ्रस्ट चाहिए, लार्ज थ्रस्ट, और ये फाइनल थ्रस्ट है, ये देखिए अब रॉकेट जो वर्क कर रहा है वो कर क्या रहा है, रॉकेट का काम क्यों है, ये बनाया क्यों गया है, तो बनाया इसलिए गया कि सैटेलाइट को ये पहली बात तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उससे बाहर लेके जाए, नंबर 1 शर्त, और दूसरा जो काम है रॉकेट का वो ये है कि फाइनली डिजायर्ड हाइट पे जाने के बाद वो उस सैटेलाइट को किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में प्लेस करे। अब ये जो काम है, जो एस्केप वेलोसिटी का काम है, ये करती है मल्टी स्टेज ऑफ द रॉकेट, और जो थ्रस्ट है ये काम करता है टू स्टेबल और टू प्लेस द सैटेलाइट इनटू द डिजायर्ड ऑर्बिट इनटू द अराउंड द अर्थ सरफेस। तो एक्चुअली ये वही फोर्स है, ये वही फोर्स है जो रिक्वायर्ड है टू प्लेस satellite into the orbit of the earth, into the desired orbit of the earth। ओके, तो अगर आपको बहुत ज्यादा लार्ज थ्रस्ट चाहिए, और एक ये थ्रस्ट हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है दूसरी डायरेक्शन, क्योंकि हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट आएगा रॉकेट ऊपर 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 ऊपर, और फिर फाइनली एक लार्ज थ्रस्ट लगता है, रॉकेट इस तरह से मूव कर जाता है, ऐसे 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 ऊपर ऊपर ऊपर, और फाइनली एक थ्रस्ट लगेगा जब वो हॉरिजॉन्टली मूव करेगा, तो एक हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट होता है। सो अगर आपको लार्ज थ्रस्ट अचीव करना है तो द वेलोसिटी ऑफ द एग्जॉस्ट गैसेस वीई मस्ट बी या शुड बी लार्ज, बहुत ज्यादा होनी चाहिए, एंड डीएम बाई dt दैट इज द वेरिएशन ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम, द रेट एट विच द फ्यूल इज बर्न्ड एंड इजेक्टेड शुड बी लार्ज। ये लार्ज होना चाहिए, ये दोनों चीजें लार्ज होनी चाहिए, जिसके कारण हम लार्ज एक थ्रस्ट को अचीव कर सकते हैं। ओके, इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर बात कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर बात कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी for the satellite? So to get the equation of motion of a rocket which is far away from the earth, we have to rewrite equation number 3rd, और equation number 3rd हमारे पास कुछ इस तरह की थी। This is equation number 3rd, m dv by dt is equals to ve into dm। so हम equation number 3rd को rewrite कर रहे हैं, और equation number 3rd को जब हम rewrite करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का इक्वेशन आता है, दैट इज dv इज इक्वल्स टू ve dm ओवर m, यानी जो dt वाला टर्म है, जो टाइम डेरिवेटिव है, उसको हमने रिमूव कर दिया है और रेस्ट ऑफ द टर्म को हमने लिख लिया है। तो जो इक्वेशन नंबर 3rd का रिटर्न फॉर्म है वो रिप्रेजेंट किया गया है इक्वेशन नंबर 5th के द्वारा। इफ m0 is the initial mass of the rocket and fuel, दोनों m0 initial mass हो rocket का और fuel का, and v0 is the initial velocity of the rocket, and v and m are the instantaneous values of the velocity and mass of the rocket respectively, then integrating equation number 5th we have, हमने कंसीडर कर लिया कि m0 and v0 are the initial mass and the velocity of the earth and mass with fuel, and m and v, these are m and v are the instantaneous velocity and mass of the rocket respectively, then integrating equation number 5th we have, लेफ्ट हैंड साइड को इंटीग्रेट करेंगे v0 से v तक, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी, द लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में
इंटीग्रेट करेंगे m नोट टू m, दिस द इनिशियल मास एंड दिस द फाइनल मास dm ओवर m। dv का जब इंटीग्रेशन हम करेंगे तो वो आएगा v फ्रॉम द लिमिट बिटवीन द लिमिट्स v नोट टू v इज इक्वल्स टू v e वेक्टर, एंड dm ओवर m का जो इंटीग्रेशन है वो आएगा log e बेस m बिटवीन द लिमिट्स m नोट टू m। तो जब लिमिट्स हम पुट आउट करेंगे तो लिमिट्स को पुट आउट करने से v नोट v माइनस v नोट इज इक्वल्स टू वी ई log e बेस पर m बाई m नोट बाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस की वजह से ये जो लोगरिथम का ला है log a माइनस log b इज इक्वल्स टू log a बाई b, वो हमने यहाँ यूज किया है। यहाँ से हम v की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो v इज इक्वल्स टू v नोट प्लस v log e बेस m बाई m नोट। टेकिंग मैग्नीट्यूड, ये क्योंकि वेक्टर फॉर्म है मैग्नीट्यूड में लिखेंगे तो v इज इक्वल्स टू v नोट एंड माइनस वी ई log e बेस m बाई m नोट, चूंकि ये फिर से क्या है, नेगेटिव इंट्रिंसिक नेगेटिव क्वांटिटी है। सो फाइनली v इक्वल्स टू v नोट प्लस वी ई log e बेस m नोट ओवर m। Alternate the order of the logarithm. Here is m by m naught, and in the expression given by equation number 6 is m naught by m. Okay, so this is the final equation of motion of the motion of rocket. Now maximum brunt, maximum velocity और maximum brunt out velocity जो भी आप बोलना चाहिए वो क्या होगी, ये है if mf is the mass of the empty rocket। जब पूरी तरह से पूरी जो स्टेजेस का रॉकेट है पूरी तरह से जितना फ्यूल वो लेके गया तो सब बर्न आउट हो गया है, तब उस रॉकेट का मास क्या है, mf है। एंड that is when the entire fuel has been exhausted and vf is maximum final velocity called the burnt out velocity, then the form of equation number 6 we have, यानी ये जो मैक्सिमम बर्न आउट वेलोसिटी है इसका कॉन्सेप्ट है जब रॉकेट का जो पूरा का पूरा फ्यूल है वो बर्न आउट हो जाए, पूरी की तरह से जितना वो फ्यूल लेके गया है रॉकेट वो पूरी की तरह बर्न आउट हो जाए, तो उस समय क्या कंडीशन होगी, तो vf फाइनल वेलोसिटी है माइनस v नोट एंड माइनस वी ई log m नोट बाई mf, which is a negative quantity which indicates that the velocity imparted to the rocket vf is in the direction opposite to the velocity of the ejected gases. If the rocket starts from rest तो v नोट क्या हो जाएगा, जीरो, तो v नोट जीरो हो गया, तो फाइनल the maximum final velocity is vf equal to minus ve log e base m naught by mf, the final mass of the rocket. So this is the maximum burnt out velocity. Okay, so in this topic overall we are try to understand the fact about rocket, what is rocket, what is the principle upon which the rocket is working, about the theory, what is single stage, multi-stage rocket. Okay, then we have to study the what is the conservation, how can we use the conservation of momentum to reduce the thrust or force, the horizontal force working on the rocket, the equation of motion of the rocket, and finally the maximum burnt out velocity. So this topic is most generally a theoretical one, although I make this video on this topic, but it is not necessary always to the topic like rocket or the topic of or the system of variable mass to make a video, because it is most generally a theoretical one, so you can study with yourself
to the topic like rocket, and in the future if there is any topic like this theoretical topic, you have to study at your own basis the topic like this. So thank you everyone for now, and meet you into the next one. Thank you.